नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। 2 हफ्ते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में मुलाकात होनी है। यही नहीं, यहां पर क्वाड की मीटिंग भी होगी, जिसे चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बहुत ही अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे और बाइडेन से मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं, हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और दुनिया भर में जारी कोरोना संकट के बीच सितंबर का महीना वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि दुनिया के 4 बेहद मजबूत देशों की अमेरिका में बैठक होने जा रही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक जगह पर मिल रही हैं। कोविड महामारी की वजह से पाबंदियों और कुछ सीमाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की इस बार की अमेरिकी यात्रा के दौरान किसी बड़े जनसभा का आयोजन तो नहीं होना है, लेकिन भारतीय मूल के प्रतिनिधियों और कुछ उद्योग जगत के बड़े नामों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात जरूर प्रस्तावित है। ये पहला मौका है जब क्वाड देशों के नेता आमने सामने बैठक के लिए जुट रहे हैं। इससे पहले अप्रैल 2021 में अमेरिका की मेजबानी में क्वाड नेताओं की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। यही नहीं, जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब बाइडेन और मोदी की आमने सामने मुलाकात होगी। कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री मोदी 2019 के बाद अब अमेरिका जा रहे हैं। 22 सितंबर की रात वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 23 सितंबर को जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात होगी। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में क्वाड की मीटिंग होगी। जानकारों के अनुसार क्वाड की बैठक अफगानिस्तान से वापसी के दौरान अपने दामन पर लग रहे आलोचना के छींटों को साफ कर रणनीतिक छवि सुधारने की कोशिश भी है। बताया जाता है कि ये बैठक अमेरिका के आग्रह पर ही हो रही है, जिसके चलते जापान के प्रधानमंत्री योशिदा सुगा अपने यहाँ नई सरकार के चुनाव प्रचार का काम छोड़ वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। क्वाड मीटिंग के दौरान अहम मुद्दे होंगे कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाना, ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत बनाना, समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी में साझेदारी बढ़ाना, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर मुकाबला करना, चीन इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी को चुनौती देना और अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा करना। क्वाड नेताओं की इस बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र की नई साझा रणनीति पर चर्चा अपेक्षित है। इस रणनीति में जहां चीन के बढ़ते दबदबे के मुकाबले क्षेत्रीय सहयोग का ताना बाना मजबूत किया जाना है, इसके अलावा वैक्सीन सहयोग से लेकर आपदा प्रबंधन और सैन्य इंटरऑपरेटिबिलिटी यानी आसानी व तालमेल के साथ एक दूसरे के सैनिक उपकरणों के इस्तेमाल की क्षमता विकसित करना है। इसके अलावा क्वाड के परचम तले तकनीकी साझेदारी और क्षमता विस्तार का भी नया खाका तय होगा। क्वाड शिखर बैठक से पहले ही भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं हिंद महासागर में मालाबार सैन्य अभ्यास के लिए एक साथ हैं। इस बड़े सैन्य अभ्यास के लिए युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और सैटेलाइट क्षमताओं समेत आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाना है। क्वाड देशों की इस नेवी की एक्सरसाइज के जरिए न सिर्फ अपनी क्षमता को आंका जाएगा, बल्कि चीन को हदों में रहने के संकेत भी दिए जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पनडुब्बी निर्माण में अपनी क्षमता को काफी बढ़ा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा का एक अहम पड़ाव न्यूयॉर्क भी होगा, जहां पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य बनने के बाद हो रही इस पहली यात्रा के दौरान पीएम मोदी के भाषण में दुनिया के बदलते सुरक्षा हालात और वैश्विक संस्थाओं में जरूरी सुधार जैसे मुद्दे प्रमुखता से नजर आएंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और आतंकवाद पर खासा जोर रहना है। इसके अलावा भारत लंबे अरसे से इस बात की पैरवी करता रहा है कि बदली हुई वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र को भी अपने अंदर जरूरी तब्दीली लानी चाहिए। जाहिर है कोरोना का संकट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके असर से निकलने में चीन को छोड़कर पूरी दुनिया को एक लंबा वक्त लगेगा। इंडो पैसिफिक में जिस तरह से चीन तनाव बढ़ा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए ही क्वाड की बैठक और ज्यादा जरूरी है। दिल्ली से संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। और तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान ने एक खतरनाक खेल जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। अफगानिस्तान के वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, उनके जरिए लोगों में तालिबान का डर बैठाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए।
आज के बाद किसी पार्टी में शमूलियत नहीं करूंगा। कश्मीर के विकास और कश्मीर की खुशहाली को रोकने के लिए ये पाकिस्तानी साजिश है, जिसके बाद यहाँ के लोकल नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। अफगानिस्तान के ताजा वीडियो को दिखाकर साजिश रची जा रही है। पहले चरण में लोगों को अफगानिस्तान और तालिबान के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है। संदेश दिया जा रहा है कि ये काम तालिबान के कहने पर किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि कश्मीर के कुलगाम और आसपास के इलाकों में कुछ लोग अफगानिस्तान के ताजा वीडियो दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट है। साथ ही पंचायत के चुने हुए पंचों और सरपंचों को धमकी दी जा रही है कि वो अपने पद छोड़ दें या फिर गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। इसके बाद पाक अपनी नापाक साजिश का दूसरा चरण शुरू करेगा, जिसके तहत कुछ लोगों पर हमले कराए जा सकते हैं या उनकी हत्या कराई जा सकती है। माना जा रहा है कि खुफिया सूत्रों के मुताबिक अभी तक के आकलन के दौरान पाया गया है कि तालिबान के पास इतना समय नहीं है कि वह कश्मीर मसले पर ध्यान दे, लेकिन पाकिस्तान के पास पूरा समय है कि वह कश्मीर में अपनी साजिश को अंजाम दे। लिहाजा कंधा तालिबान का और बंदूक पाकिस्तान की योजना पर पूरा काम किया जा रहा है। इस साजिश का असर कश्मीर में दिखना शुरू भी हो गया है। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने राजनीतिक पार्टियां छोड़नी शुरू कर दी हैं। अभी हाल ही में कुलगाम में स्थानीय नेता गुलाम हसन लोन की हत्या भी इसी साजिश के तहत कराई गई है, जिससे लोगों में दहशत हो, खासकर बीजेपी के लिए काम कर रहे कश्मीरी नेताओं में। इसी डर की वजह से नूरबाद से बीजेपी नेता मुबारक अहमद भट्ट ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि उनसे गलती हो गई। इसके बाद कुलगाम के ही बीजेपी नेता शकूर अहमद वानी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि भविष्य में वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। इसी तरह अपनी पार्टी के नेता समीर अहमद खान ने भी पार्टी छोड़ दी है। मैं अपनी पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट काजीगुंड था, आज मैंने रिजाइन किया है अपनी पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट से। मैंने रिजाइन किया है। मैं आज के बाद किसी पार्टी में शमूलियत नहीं करूंगा, ना मैं रहूंगा, ना मैं आज के बाद किसी पार्टी में काम करूंगा। मैं आम इंसान जैसे आम इंसान जिएंगे वैसे जीऊंगा मैं भी। मैं आज के बाद किसी पार्टी में शमूलियत नहीं करूंगा। खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय ने अपने कड़े रुख को स्पष्ट करते हुए अधिकारियों से कहा कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसे तत्वों से पूरी सख्ती के साथ निपटें जो इस साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। दिन महिलाओं के लिए बहुत ही खौफनाक होने वाले हैं। महिलाओं पर कई सारी पाबंदियां अब तक तालिबान लगा चुका है। तालिबान पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी सरकार में एक भी महिला नहीं है। इस पर तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं का काम बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना है। महिलाएं अपने हक की लड़ाई तालिबान से लड़ रही हैं। अपने हक के लिए वो सीधे तालिबान से टक्कर ले रही हैं। क्योंकि महिलाएं जानती हैं कि तालिबान उनके साथ क्या करने वाला है। उन्हें बच्चे पैदा करने की जरूरत है, यही उनका काम है। जी हाँ, महिलाओं के लिए तालिबान की यही सोच है। वो महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, इसलिए वो महिलाओं को एक बार फिर उस जमाने में ले जाना चाहते हैं जहां उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी, जहां उन्हें हिजाब और बुर्के के भीतर घुटते हुए रहना होता था। अफगानी न्यूज चैनल तुलु को दिए इंटरव्यू में तालिबानी प्रवक्ता ने एकदम साफ कर दिया कि महिलाओं को लेकर उनकी सोच क्या है और वो महिलाओं के साथ क्या करने वाले हैं। अब आप समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में तालिबान महिलाओं के साथ कैसा सलूक करने वाले हैं। एंकर ने जब उनसे इस बात पर बहस जारी रखी तो इस तालिबान प्रवक्ता ने सीधे सीधे बोल दिया कि महिलाओं का काम बच्चे पैदा करना है, ना कि मंत्री बनकर कैबिनेट में शामिल होना। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही तालिबान ने महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ने वाले आदेश देने शुरू कर दिए। अब तक कई सारे फरमान दिए जा चुके हैं जिसमें महिलाओं की आजादी को गुलामी में तब्दील किया जा सके। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाम पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी के सियासी पारे की बात करें उससे पहले आपको मुख्तार से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखा देते हैं। खबर यह है कि मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद है और मुख्तार को अभी जेल में ही रहना होगा,
गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जज जितेंद्र यादव की अदालत में मुख्तार को लोकप्रिय विधायक और राजनीतिक साजिश का शिकार बताते हुए जमानत याचिका दी गई थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा मुख्तार पर 55 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे में उन्हें बेल देना उचित नहीं। जज जितेंद्र यादव ने अपना फैसला अभियोजन पक्ष के हक में सुनाया। क्यों नहीं बोलते मुसलमान, नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है? देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने के लिए घूम रहे ओवैसी को मिल सकता है बाहुबली का साथ। पूर्वांचल के माफिया डॉन के रूप में चर्चित मुख्तार अंसारी से बहन जी ने किनारा करने का मन बनाया तो चर्चा होने लगी कि मुख्तार मुसलमानों के नाम पर ओवैसी का दामन थाम सकते हैं। कल तक ये बात हवा में थी, अब ओवैसी की पार्टी ने बाकायदा मुख्तार अंसारी को न्योता तक दे दिया है। हम लोगों का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो मुस्लिम एमएलए रहे हों, चाहे मुस्लिम एमपी रहे हों। जब ज़रूरत पड़ी बीएसपी ने मुख्तार का इस्तेमाल किया, उनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो उन्होंने उठा करके फेंक दिया। अगर मुख्तार अंसारी साहब ये चाहते हैं कि वो एमआईएम से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी हमारी बी फॉर्म देने को तैयार है। हो सकता है कि मुख्तार अंसारी ओवैसी की पार्टी का ये ऑफर स्वीकार कर लें, क्योंकि 3 दिन पहले ही बाहुबली अतीक अहमद का परिवार ओवैसी की पार्टी में शामिल हो चुका है। अब सवाल ये कि आखिर बाहुबलियों से दूर जाने की बेचैनी बड़ी पार्टियों में क्यों है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले आपको बीएसपी प्रमुख मायावती का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी की तारीफ में कसीदे गढ़े थे। एवं बेकसूर गरीब व्यक्ति पर हुई जुल्म से उसे बचाने के लिए उसकी मदद करता है, अर्थात उस पर जुल्म जाति करने वाले गुंडों, बदमाशों व शरारती किस्म के लोगों का कानून के तहत डटकर उसका मुकाबला करता है। तो तब ऐसी स्थिति में यदि इस किस्म के आपराधिक लोग ऐसे मदद करने वाले व्यक्ति को उन अनेकों फर्जी मामलों में फंसा कर उसे जेल भिजवा देते हैं, तो फिर ऐसे मदद करने वाले व्यक्ति को हमारी पार्टी अपराधी नहीं मानती है। एक वो वक्त था जब बहन जी को मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं लगता था और हाथी पर सवार करके उन्हें सदन भेजती थी। एक आज का वक्त है जब मुख्तार पर अपराधी होने का आरोप लगाकर टिकट काटने का फैसला किया गया है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। एआईएमआईएम अब मायावती को घेर रही है। मायावती जी कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी साहब बहुत बड़े अपराधी हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जाए, और काट दिया। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? योगी राज के डर से बाहुबली मुख्तार अंसारी महीनों तक पंजाब की जेल में रहा, अब यूपी की जेल में आ चुका है। बीजेपी कह रही है कि योगी राज में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, यही वजह है कि विरोधी माफिया और बाहुबली से दूरी बना रहे हैं। देश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री महंत श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्थापित हुए हैं, तब से उन्होंने लगातार निरंतर बाहुबली माफिया गली कूचे तक के गुंडों तक को निकाल के जेल में ठूसने का काम किए हैं या उनके असली अंजाम तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। ये श्री योगी आदित्यनाथ जी की दबाव, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां, उसके कारण आज शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं सभी समस्त विपक्षी पार्टियां। वो किसी भी माफिया को अपने पार्टी में सम्मिलित होने का मौका नहीं देना चाहती। यूपी की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार भी मानते हैं कि बाहुबलियों से दूरी की वजह यही है। सामान्य लोगों में, सामान्य जनता में, पॉलिटिक्स में अपराधियों को लेकर एक थोड़ी सी एक विरोध पैदा शुरू हो गया है। अब लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं अपराधियों के राजनीति में होने से। योगी सरकार एक परसेप्शन बनाने में सफल रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि वो माफिया से लड़ रही है।
और उसने एक संगठित माफिया पे प्रहार किया है। गोलीबारी के एक मामले में आज ही मुख्तार को आजमगढ़ की अदालत ने जमानत देने से मना किया है। तो बीएसपी की तरफ से मुख्तार का टिकट काटने के बाद यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योगी सरकार में कानून का राज स्थापित करने का काम हुआ है। ब्रजेश पाठक से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हैं। सर, ओवैसी साहब आते हैं, 3 दिन अयोध्या जाते हैं, सुल्तानपुर और उसके बाद फिर बाराबंकी, और उनका भाषण को लेकर के मुकदमा हो जाता है। ये कार्रवाई क्या राजनीतिक है या वाकई में आप लोगों ने जो एफआईआर लिखी है उस पर कार्रवाई होगी? सर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व बनी है, हमने हर स्तर पर कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जितने भी ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग थे सबको हमने समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हो रही हैं उनमें भी हम कानून के तहत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि ओवैसी साहब तो आपकी बी टीम है और ये जो सारी कार्रवाइयां जो हैं दिखाने के लिए, ये उनका भय बोलता है। जब चुनाव आता है हम दिखा चुके हैं, 2014 में हमने दिखाया, 17 में दिखाया, 19 में दिखाया और 22 में भी हम 350 से अधिक सीटें जीतेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। सर, 4.5 साल में आपने सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई की उसमें बड़ा नाम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का था। अतीक अहमद AIMIM चलेगा और मुख्तार अंसारी को लेकर के मायावती ने आज ही ट्वीट किया और कहा कि मऊ से उनको टिकट नहीं मिलेगा, भीम राजभर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बहन जी की इस घोषणा का स्वागत करेंगे? दरअसल भारतीय लोकतंत्र के लिए अपराधियों का, माफियाओं का राजनीति में पदार्पण बहुत ही दुखद है और सभी दलों को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से इस बात की पक्षधर रही है कि अपराध में कोई भी व्यक्ति जो सम्मिलित है उसको राजनीति में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। बहन जी पिछली बार कहती थी कि गरीबों के मसीहा हैं मुख्तार और इस बार उनको अपराधी बता रही हैं, तो ये जो एक चेंज है इसको किस तरह? तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ काल से जब अपराधियों पर और माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की तो जनता में अपनी फेस सेविंग के लिए कई राजनीतिक दल इस प्रकार का निर्णय स्टैंड ले रहे हैं। हालांकि एक बड़ा विरोधाभास है कि तमाम राजनीतिक दल के लोग अपराधियों की आलोचना करते हैं, उनके राजनीति माने को लेकर विरोध करते हैं, लेकिन इस्तेमाल भरपूर करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आज राहुल ने रैली की और उसमें देवी का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती माता का जिक्र किया, फिर इसे नोटबंदी और जीएसटी से जोड़ दिया। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने देवी मां का अपमान किया, भावनाओं से खेला। मंदिर में तीन सिंबल्स थे। आप सब गए हो ना? आपने देखा है, अंदर जाके आपने देखा, वहां पे 3 सिंबल्स थे। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। सही बोला? आपने देखा? अब दुर्गा, जिसको हम दुर्गा मां कहते हैं, दुर्गा क्या है? दुर्गा शब्द दुर्ग से आता है। सही? दुर्गा मां मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। सही बोला? ठीक है। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी शब्द कहां से आता है? नहीं, ये गलत है, ये आप कर रहे हो, ये गलत है, ये लक्ष्मी नहीं है। मैं आपको आज बताने आया हूं। लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। अगर आपका लक्ष्य पैसा है तो फिर जो आपने बोला वो सही है। अगर आपका लक्ष्य कोई कुछ और है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम जो शक्ति काम करती है उसको हम लक्ष्मी कहते हैं। और सरस्वती वो भी एक शक्ति है। विद्या, ज्ञान, नॉलेज जिसको हम कहते हैं वो सरस्वती है। तो ये 3 शक्तियां हैं।
और जब ये तीन शक्तियां घर में होती है, देश में होती है, तो देश की तरक्की होती है। अब आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ उनका, चोट पहुंची। स्थान को हम पिंडियों के रूप में कहते हैं, हम कहते हैं पिंडियां। उन्होंने कहा ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, ये मां की पिंडियां हैं। राहुल जी, आप हमारे सभ्यता को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को जानिए। आप करोड़ों लोगों को संबोधित करते हैं टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, देश विदेश में लोग आपको सुनते हैं और आप कहते हैं ये जो सिंबल्स हैं वो हमारी मां की पिंडियां हैं। सदियों से सर्वदा वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। और आज भाषण देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि आज मोदी जी की नीतियों के कारण मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं, वो कम हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। तो सियासत किस तरीके से इस मसले पर हो रही है वो आप देख पा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।